So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal, the host for today's session that will be held on SDG 13, which is climate action. और आज के उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. Remember, kindly आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा. Then we can start our session for you. So, once again, hello everyone. Today's session will be on SDG 13. Remember, kindly आप अपना notification hide कर दीजिएगा and double करते हैं. थैंक यू सो मच मेहुना. और आज का जो सेशन है डेट इज ऑन SDG 13. मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वंस. टेक्निकली SDG 2 के साथ साथ ये वाला मेरा फेवरेट SDG 13 एज मेरी फील्ड के रिगार्डिंग है. और इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है. ब्रॉड डोमेन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा. एंड SDG 13 इंडिकेट्स या SDG 13 इंडिकेट्स कि हम लोगों को क्लाइमेट चेंज वाले से या क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आवाज़ उठानी चाहिए और उसके मुताबिक हम लोगों को हम हमारा लाहे अमल बनाना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड में बोले. अगर 13 की बात करें तो SDG 30 के साथ जो क्लोजली लिंक करते हैं अपार्ट फ्रॉम द वंस जो हम लोग ने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है, देर आर SDG 14 एंड SDG 15 जो कि इसके साथ साइड बाय साइड चलेंगे या एक तरीके से कहीं ना कहीं SDG 13 के साथ उनका पाला जरूर पड़ेगा. और UN के मुताबिक SDG 13 के रिगार्डिंग जो UN के ऑर्गेनाइजेशन है उनमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका बिल वास्ता या बिला वास्ता मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली SDG 13 के साथ या SDG 13 के लिए उनका काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है. कुछ बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है UN की जो कि डायरेक्टली काम कर रही होती है और कुछ ऐसी है जो कि किसी ना किसी तरीके से उनको कहीं ना कहीं इस डोमेन को टच करना होता है. नेक्स्ट स्लाइड लगेगा प्लीज. ओके. तो अकॉर्डिंग टू UN जो उन्होंने SDGs निकाले थे बाय 2015, तो SDG 13 के अंदर जो उन्होंने प्रॉपर्ली डेफिनेशन दी थी क्लाइमेट एक्शन को या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो उन्होंने SDG बनाया था उनका जो मकसद था वो ये था कि टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट. हम लोगों को ऐसी आप कह लो चीज़ों या ऐसे पॉलिसीज वगैरह या ऐसे इन्वेंशंस इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी पड़ेगी जो क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से मौसमियाती तब्दीली को और उसके असरात को कम करे या उनके खिलाफ या उनसे लड़ने के लिए हमारी मदद करे. अगर हम देखें तो SDG 13 और जो हमारे पास था SDG 7 डिक्टेट करता था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को. और मैं होप करता हूँ कि मिस आयजा ने जो आपको SDG 13 SDG 7 पढ़ाया था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वो प्रॉपरली पढ़ाया हो. तो SDG 13 और SDG 7 आर क्लोजली रिलेटेड और आपस में उनका जो रिलेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. किसी ना किसी तरीके से जो एनर्जी का वास्ता है वो SDG 13 के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि एनर्जी के रिगार्डिंग या जो एनर्जी के अभी हम लोग एफिशिएंट रिसोर्सेज की बात करते हैं उनमें फॉसिल फ्यूल्स का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है एज वो एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. और हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को या एक तरीके से फॉसिल फ्यूल्स की मिनिमाइजेशन के लिए या एक तरीके से उनके यूजेज को ख़त्म करने के लिए SDG 13 को पढ़ते हैं. और बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं जो कि SDG 13 के साथ साथ SDG 7 को जोर इसलिए देते हैं कि वो एक तरीके से लोगों को बता रहे होते हैं कि SDG 7
में जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं या रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, लेट्स सपोज उसकी जो एग्जांपल ले लेते हैं, वो सोलर और विंड के अलावा देर आर हाइड्रो, देर आर जियोथर्मल, देर इज, आप कह लें, आपका बायोमास एनर्जी जो है, दीज, या आप कह लो इनके साथ साथ ऐसी बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इनके ऊपर क्लाइमेट, आप कह लो क्लाइमेट एक्टिविस्ट जोर दे रहे होते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स या जितने भी जो हाउस होल्ड के, जो घरों के रहने वाले अफराद हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द फॉसिल फ्यूल की यूजेज और फॉसिल फ्यूल की, आप कह लो, खात्मे के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में होना प्लीज। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था SD13 की इनिशियल स्टेटमेंट, और ये इनिशियल स्टेटमेंट हम लोग कह लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ, आप कह लो, इंडिविजुअल्स या ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल, और इसमें पॉलिटिकल पीपल भी आते हैं, पॉलिटिकल पर्संस भी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, आप कह लो हॉलीवुड के लोग भी आते हैं, जो एक तरीके से सॉफ्ट पावर होती है एक कंट्री की। तो ये सारे के सारे ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो बहुत ज्यादा कम उसका इफेक्ट है। और और वो मानते हैं कि हम लोगों को हमारी डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या एक तरीके से चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, उसके उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर फोकस करें, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इसकी जो एग्जांपल है, मैं चलो आपको वैसे बता देता हूँ। मेरा नाम लेने का सोचा नहीं था। जो अमेरिका के साबिक सदर थे, डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प, वेल, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो कि कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, या तो अगर हो रहा है बहुत ज्यादा कम हो रहा है। और उसके अंदर वो कहते हैं कि हम अमेरिका की डेवलपमेंट के लिए या अमेरिका को एक तरीके से सुपर पावर बनाने के लिए, ऑल्दो है, लेकिन स्टिल एज देयर आर, द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स मल्टीलेटरल सिस्टम या मल्टीलेटरल पावर सिस्टम, सॉरी, वो इसको दोबारा से मोनोलेटरल पावर सिस्टम की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अमेरिका को दोबारा से मोनोलेटरल पावर सिस्टम बनाने के लिए हम लोग प्रॉपर्ली फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, एंड वी विल नॉट बी स्टॉपिंग बाय। ये उनकी पॉलिसीज का हिस्सा है। और आप ये कह सकते हो कि 50 या अराउंड 45% अमेरिकन भी डोनाल्ड जे ट्रम्प की हिमायत में, चाहे वो किसी भी तरीके से हिमायत हो, दे यूजुअली गो टुवर्ड्स हिज साइड। और अगर वो उस साइड पे जाते हैं तो एक तरीके से वो अमेरिका की डेवलपमेंट को भी देख रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखें या दूसरे पर्सपेक्टिव देखें, तो वो एक तरीके से फॉसिल फ्यूल्स के प्रॉपर खत्म होने की बात कर रहे हैं। मतलब कि they will be utilizing all the fossil fuels resources and all the reserves that they have been collecting so far, एंड वो बाकी कंट्रीज को भी इसकी तरफ रागिब करेंगे। हालांकि जो आप कह लो सॉरी सॉरी जो अभी के जो अभी के सदर हैं अमेरिका के, जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और इस तरीके से एक तो वो पॉलिसीज बना रहे हैं, तो दूसरा ये कि वो जॉब क्रिएशंस कर रहे हैं इस इन दिस डोमेन, इस डोमेन के रिगार्डिंग, इस तरीके से कि क्लीन एनर्जीज के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि जो अमेरिका की आवाम है और साथ ही साथ जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं फॉर आप कह लो फॉर जॉब्स, उनको वो प्रॉपरली मेरिट बेस के ऊपर जॉब्स वगैरह एलोकेट करें, और हमारी एक तरीके से डेवलपमेंट भी हो, चाहे स्लो हो रही हो, नो मैटर, लेकिन डेवलपमेंट होने के साथ साथ हमारा जो इमेज है, ग्रीन इमेज, एक टर्म होती है ग्रीन इमेज, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मुझे प्लीज याद करवा दीजिएगा। हम लोग जो टर्म होती है, वो कहते थे कि हमारा ग्रीन इमेज दुनिया को जाए कि यस वी आर डूइंग ऑल द वर्क इन अ मोर सफिशिएंट, एफिशिएंट एंड इन अ मोर रिसोर्सफुल वे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू 97% साइंटिस्ट, मेनली लोग ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज कर रही है। एक तरीके से वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये है कि जो सारी की सारी एक्टिविटीज या सरगर्मियां जो इंसान खुद कर रहे हैं। और ऐसे 3% साइंटिस्ट होते हैं जो कि जो कि ये बिलीव करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो नेचुरल है और वो आर्टिफिशियल नहीं है।
मैं आप लोगों से एक सवाल अभी करना चाहूंगा, टेक अ मिनट और अ 2 मिनट, गौर से सोचना, कमेंट बॉक्स में लिख दो या चैट बॉक्स में लिख दो, या बेशक माइक ओपन करके, हैंड रेस करके माइक ओपन करके मुझे इस सवाल का जवाब दे देना। मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग क्या बिलीव करते हो कि क्लाइमेट चेंज जो है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ये सवाल मेरा आप लोगों के लिए है। 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, लेकिन मुझे जवाब दे दीजिएगा। यस मिस बुशरा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। देखिए इसके अंदर दोनों कैटेगरीज आ जाती हैं। लाइक अगर देखें तो नेचुरली देखें तो जो चीज़ें कुदरती तौर पे इसमें पाई जाती हैं, कुदरती जो इसमें अनासर शामिल हैं, उसकी तरफ से देखें तो नेचुरल होगा। लाइक जो ये हीट वेव्स और ये वाली सारी चीज़ें हैं डे बाय डे ये बढ़ रही हैं, और ये सारी चीज़ें तो नेचुरल हो गई। ठीक है, इसमें जो हम आर्टिफिशियली इसको वो कर रहे हैं, इसमें तब्दीली कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसमें लाइक हमारा किरदार है, तो उस हिसाब से देखें तो ये उस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के भी दोनों तरीके हैं। लाइक अगर हमने कुदरती तौर पे इसमें कुछ करना है तो हम प्लांटेशन कर लें, और अगर हमने इसको आर्टिफिशियली हैंडल करना है तो हम डिफरेंट, लाइक जैसे हम इसको वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें एटसेट्रा, ये चीजें इसमें आ जाएंगी। आई थिंक सो ये एक आंसर हो सकता है। ठीक हो गया मिस बुशरा, लेकिन मैं वैसे, आपने ये बिल्कुल बचा फरमाया है। मैं वैसे ये सवाल कर रहा था, आप मुझे वैसे बताइएगा कि आपका क्या मानना है कि आप किस ब्लॉक के अंदर आप स्टैंड करेंगे अगर कोई आपसे पूछे क्लाइमेट चेंज नेचुरल हो रहे हैं आर्टिफिशियल हो रहे हैं। ये नहीं कहना कि दोनों हो रहे हैं, आपका क्या मानना है। लेट्स सपोज आप एक फॉरम पे जाती हैं, इंटरनेशनल फॉरम में, एंड उस पे एक पॉलिटिशियन आपसे सवाल करते हैं कि क्लाइमेट चेंज नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। वट विल यू बी सेइंग? आप ये तो नहीं कह सकते कि दोनों होंगे। आपके पास एक ही मौका है, डू लेट मी नो कि आपका उसका क्या आंसर होगा। आर्टिफिशियल, इसमें ज्यादा रोल जो आज अगर देखे ना, दो सिचुएशन है ना हमारे पास, वो वाली एक वेदर वाली और एक क्लाइमेट वाली। तो वेदर जो होता है वो तो देखें एक उसमें नेचुरल चीज आ जाती है कि वो कुदरती तौर पे फौरन फौरन चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट वाला जो है अगर हम इस टॉपिक पे हैं तो फिर आई थिंक सो आर्टिफिशियल जो है वो ज्यादा सुटेबल होगा। इसमें हमारा ज्यादा किरदार होता है, इसको इसमें जो भी चेंजिंग आ रही है उसमें। ओके, थैंक यू सो मच मिस बुशरा। यस सेवा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज आप अपना बाइक ऑन कर सकते आर्टिफिशियल। हैं। ओके तैयबा, थैंक यू सो मच। और मजीद आई थिंक सो कि उर्फा ने भी हैंड रेस किया था। जी मिस उर्फा। यस मिस उर्फा, यू कैन ओपन योर माइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो क्लाइमेट चेंज मुझे इस तरह लगता है कि जो मतलब अभी तक लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स नहीं कहलाते, क्योंकि नेचुरली वो फिनोमेनाज हैं जो अकर करते हैं। मतलब दुनिया जब से बनी हुई है, फ्लड्स या आप कह लें सुनामीज़, या ये जो है ना चीज़ें सारी मतलब ऑलरेडी थी दुनिया में हो रही। तो जो ह्यूमंस हैं वो डिज़ास्टर्स के साथ इस तरह लिंक किए जा सकते हैं कि हम लोगों को जो अफ़ेक्ट करते हैं, तो फिर उस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि जी हम लोगों को जो नेचुरली अकरिंग जो फिनोमेनाज है वो हैज़र्ड्स जो है ना हमें हमारे लिए डिज़ास्टर कॉज कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज का ये है कि चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ उनको ट्रिगर कर रही हैं, मज़ीद मतलब फिनोमेनाज को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उस वजह से जो है ना क्लाइमेट चेंज जो है ना ज़्यादा हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है। वरना ये सारी चीज़ें तो होती आ रही हैं जब से दुनिया बनी है। That's from my side. सो आप कह रही हैं कि इट इज नेचुरल, इज इट? Can you repeat, please? मैं कह रहा हूँ कि आप एट द एंड आप ये कहना चाह रही हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो नेचुरल हो रहा है। नहीं, वो नेचुरल क्लाइमेट चेंज को नहीं मैं कह रही कि नेचुरल है, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं इतनी देर से, वो जो अभी मतलब इंसानों की मतलब जो एक्टिविटीज़ है उसको ट्रिगर कर रही हैं, मजीद उसको जो है ना डिस्टर्ब कर रही हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज तो इस तरह टर्म ही इसी वजह से आई है कि जो क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच इसको था। इसके अलावा आई थिंक सो मेहमद, आपने हैंड रेस किया था, प्लीज आप माइक ओपन कर सकते हैं।
मैं भी बेसिकली इसी पॉइंट को मानती हूँ कि क्लाइमेट चेंज होना ही था, लेकिन वो बहुत स्लो डाउन प्रोसेस था। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हमने टेम्परेचर के इंक्रीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा अमाउंट में रिलीज किया और उसका ट्रिगर सब कुछ, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जस्ट उसको टाइम से पहले लेके आ रही हैं क्लाइमेट चेंज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल है इन द एंड। थैंक यू सो मच मोहम्मद। यस इरफान, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप माइक ओपन कर सकते हैं। Stefan, are you there? यस मिस सलीमा, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप काइंडली माइक ओपन कर सकते हैं। यस तंजील, आप हैंड रेज कर सकते हैं। और आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप काइंडली माइक ओपन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सर, अगर आपको याद हो पेंडेमिक के दौरान मतलब सारी दुनिया बंद हो चुकी थी और हमारे एनवायरनमेंट और हमारा जो क्लाइमेट है, एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है वो खुद को हील भी कर सकता है। और ड्यूरिंग पेंडेमिक ही हम लोगों ने देखा था कि ओजोन में जिस जगह क्या कहते हैं शगाफ थी वो खत्म हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो भरना शुरू हो चुकी थी। तो हीलिंग प्रोसेस खुद अर्थ अपना कर सकता है। और क्लाइमेट चेंज तो ये है कि हमने इसको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू तो किया नहीं है, ये हमारे जीएचजी गैसेस की इमिशंस की वजह से ज़्यादातर जितना हम कर सकते थे हमने तबाही मचाई। और खैर ज़्यादा से ज़्यादा जो शुरुआत हुई तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ही आया। हम हमारा तो खैर अगर देखा जाए तो जो कि ग्लोबल साउथ वाली साइड है हम, तो हमारा इतना इसमें हाथ तो था भी नहीं जितना हम इस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं। और जिस जिस लेवल पे हुआ है क्लाइमेट चेंज और जिस तरह तबाही हुई है, ग्लेशियर्स का क्या कहते हैं उसे पिघलना और उसकी वजह से फ्लडिंग्स होना, और क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े माउंटेनियस रेंजेस है और ग्लेशियर्स भी हमारे पास हैं। और तो इफ़ेक्ट हम उन ममालिक को सबसे ज़्यादा होता है जिन ममालिक में ग्लेशियर्स का होना, जो जो मतलब जिन ममालिक में ग्लेशियर्स हैं। और ख़ासकर तो आपने अगर भूटान के बारे में सुना हो तो वो ऐसा मुल्क है कि वो कार्बन नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसे इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, फ्लडिंग्स और इन चीज़ों से। तो वो हमेशा से यही बोलते हैं कि यार करते तुम हो भरते हम हैं। तो ये सरासर इंसानों की वजह से ही हुआ है। आपको याद होगा आइस एज आया था बहुत साल पहले, कई साल पहले। तो क्लाइमेट तो खुद को वक्त के साथ जो है ना वो रिपेयर कर सकता है, पर हमने वो रिपेयरिंग प्रोसेस इतनी खत्म कर दी है कि अब क्लाइमेट खुद को रिपेयर कर ही नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच तंजील, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने चैट बॉक्स में टाइप किया। मोहम्मद, आप, रीशा, हुमा, सना एंड रिजवान, जुनैरा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़्यादा कहा और इतना ज़्यादा लिखा, मैं आप लोगों के पढ़ रहा था। और थैंक यू सो मच वंस अगेन महक। मेरा ये मानना है, मजीद अगर आप चाहोगे मैं एक सेशन इसके ऊपर अलग दे सकता हूँ, या एक तरीके से कहोगे तो डिबेट जो होगी वो एंड एट द एंड होगी, अगर कोई करना चाहे तो। मेरा ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वेल जो हमारी वजह से हो रहा है, हमने जस्ट उसको एनहांस किया है। और इसके लिए जो मेरी टर्म है, या जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है, तो इसके लिए जो टर्म हम लोग डिनोट करते हैं दैट इज एनहांस्ड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो नेचुरल, और हमारी वजह से जो हो रहा है दैट इज बेसिकली एनहांस्ड क्लाइमेट चेंज, कि हम लोगों ने इसको तेज किया है, इस प्रोसेस को। अगर कोई चाहेगा कि क्या आप चलो डिटेल क्या है, या किस चीज़ की किस तरीके से आप, मैं मानता हूँ कि नेचुरल है, मैं एट द एंड इसको क्लैरिफाई कर सकता हूँ, या फिर एक सेशन रख सकते हैं इसके ऊपर अगर आप लोग चाहोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ब्रॉडर डोमेन है, या एक तरीके से कह लो कि इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट की जरूरत होती है। अच्छा, अगर मजीद बढ़े तो बेसिकली हम लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज अभी जो हो रहा है, या एक तरीके से जो जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुआ है। और एट द एंड कौन भुगतने वाला है हमारी अर्थ के ऊपर?
हम लोग ही भुगतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक तरीके से इन्हांस किया है। और नेचर का जो आप कह लो निज़ाम है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो, जितना ज़्यादा आप इसको नुकसान पहुंचाओगे, नेचर विल बैलेंस इटसेल्फ। चाहे और उसके लिए नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो साइकिल है वो खराब नहीं होने दे सकती नेचर उसको। और उस चीज के लिए इट विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी पॉसिबल होगा। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी ना किसी तरीके से हर कॉन्टिनेंट में हर मुल्क का हर शहरी किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। और हमारे लिए एक तरीके से क्लाइमेट कैटेगरीज जो है वो बढ़ रहा है। अ, इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट की जो आप कह लो एक जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, एक वर्ड, आप ये कह लो कि जो क्लाइमेट है इट इज सॉर्ट ऑफ चेंजिंग बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इन अ मोर स्पीडी वे, इन अ मोर स्पीडी मैनर। जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हो रही है उनके राइज की वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज्यादा, आप कह लो बहुत ही फास्टर वे में या फास्टर रेट के साथ होता जा रहा है, चलता जा रहा है। जो हम साइंटिस्ट वगैरह ने, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आप कह लो एक्सपेक्ट किया हुआ था कि ये इस स्पीड के साथ हो रहा होगा। ये हमारी तवक्कुआत से ज्यादा स्पीड पर हो रहा है। इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो डेवास्टेटिंग है, खतरनाक है। और इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये तरीके इस तरीके से आ सकता है कि हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं वो एक्सट्रीमली और क्रेजीली चेंज हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे सी लेवल राइज है वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। मैं इसके बारे में मजीद बात करूंगा आगे सी लेवल राइज की, और इसकी एक एग्जांपल दूंगा एट द एंड यहाँ दौरान सेशन। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर क्लाइमेट चेंज की ना, क्लाइमेट चेंज हैज नो प्रॉपर डेफिनेशन। आई हैव डन ए प्रोजेक्ट, और उसके प्रोजेक्ट की पूरी सर्च के अंदर जहां तक मैंने पढ़ा था और सब कुछ देखा था, यूएन भी खुद कहता है कि क्लाइमेट चेंज को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और किसी चाहे जितना भी हम एक बंदे हम किसी और को समझा लें, वो डेफिनेशन ऑथेंटिक या एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं होगी। मैटर ये करता है कि किस तरीके से हमें समझ आए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की या क्लाइमेट चेंज फिनोमिना की कोई भी प्रॉपर या ऑथेंटिक डेफिनेशन अभी तक नहीं आई, और यूएन भी इस चीज पर राजी है। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। अच्छा, एक टर्म होती है वेदर और एक टर्म होती है क्लाइमेट चेंज। अगर कोई डिफाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ही और शी कैन ओपन हिज माइक। यस मिस बुशरा। वेदर जो होता है ये लाइक सडन चेंज होता है, और मौसम में कह लें। और जो है हमारा क्लाइमेट चेंज जो है ये मतलब स्लो प्रोसीजर होता है। लाइक आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आ रहा होता है। थैंक यू सो मच मिस बुशरा। यस मेहमद, आपने, द फ्लोर इज टू यू। Weather is a short-term changing in temperature, humidity, and all the effects in a certain area. And climate is a long-term effect in temperature, humidity, or wind pattern in a certain area या कह लें या a huge region. थैंक यू सो मच मेहमद, और थैंक यू सो मच मिस बुशरा वंस अगेन। और थैंक यू सो मच मिस बुशरा कि क्लाइमेट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अगर हम बात करें वेदर की, तो जिस तरीके से बाकी सब कहते हैं, मैं भी वैसे कहूँगा कि वेदर इज अ शॉर्ट टर्म चेंज इन द एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, या आप कह लो विंड पैटर्न्स। जो हमारी आप कह लो हवा वगैरह चल रही होती है, जो उसकी शिफ्ट्स वगैरह होती हैं, जो जो पैटर्न का चेंज होता है शॉर्ट टर्म, वो वेदर कहलाता है। और इसके अंदर आप लोग कह सकते हो कि जो शॉर्ट टर्म चेंज होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर हम टाइम के रेफरेंस से बात करें तो वो ऑर्ली बेसिस पे भी हो सकता है, वो डे टू डे बेसिस पे भी हो सकता है, और वो वीकली बेसिस पे भी हो सकता है, हत्ता कि वो मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। दैट इज वेदर। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैं अकॉर्डिंग टू माई ऑन अंडरस्टैंडिंग मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म चेंज
इन द वेदर पैटर्न्स। और हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा हुआ है, अमूमन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि क्लाइमेट चेंज को लोग कहते हैं कि लॉन्गर टर्म, यहाँ अगर हम लोग उसकी स्टडी देखें तो कम से कम आपको 30 साल के अरसा चाहिए होता है, 3 डेकेड्स चाहिए होते हैं क्लाइमेट चेंज एक रीजन के या एक कंट्री के प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है, एज मैंने अपने प्रोफेसर से सीखा है, एंड वो भी यही कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को आप को स्टडी करने के लिए आप 3 डेकेड्स नहीं ले सकते। ये जो आप कहते हो ना, कम से कम 3 साल का अरसा, अगर आप एक कंट्री का बताना चाहो, फॉर एग्जाम्पल 9 ईयर्स के अरसे के अंदर आपको क्लाइमेट चेंज बताना चाहो, देन यू कैन ऑल्सो स्टडी दैट। उसके लिए तो आप उसका ये तो नहीं कहोगे कि वो वेदर का चेंज, दैट इज ऑल्सो क्लाइमेट चेंज। तो वो जो आप कहते हो ना कि कम से कम 30 सालों का अरसा या 3 डेकेड्स चाहिए आपको क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने के लिए, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आप अगर आपको एक ड्यूटी मिलती है या अगर आपका प्रोजेक्ट साइन होता है जिसके अंदर आपको एक फर्म कहती है या एक इंस्टीट्यूट कहता है कि यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू शो अस द क्लाइमेट चेंज शिफ्ट ऑफ दैट रीजन या ऑफ दैट कंट्री, और ये आपके पास 10 सालों का रिकॉर्ड है, तो आप उस 10 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से ये बताओगे कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से उस रीजन का या उस कंट्री का शिफ्ट हुआ है। थैंक यू सो मच तंजील, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मजीद अगर कोई क्वेरी हो इन दोनों चीज़ों के रिगार्डिंग, आप लोग पूछ सकते हो, अभी हैंड रेस कर सकते हो, या फिर आप एट द एंड जो Q&A सेशन होगा उसके अंदर पूछ सकते हो। नेक्स्ट आइटम होगा प्लीज। वंस अगेन हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैंने वही कहा था कि हर सेशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं कि व्हाई शुड वी एक्ट नाउ, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट टेक एक्शन, आर वी इन्वेस्टिंग एनफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। किसी भी क्वेश्चन का सवाल किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना हो, यू कैन रेज योर हैंड एंड ओपन योर माइक, या फील फ्रीली टू कम्युनिकेट एंड टाइप इन द चैट बॉक्स। टेक अ मिनट और अ टू। यस मिस आदिया, द फ्लोर इज टू यू। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I would like to answer the first question, that why should we act now? I believe it is the right time to act now for the control of climate change. Otherwise, we can see the changes. The common example is all around us, the changing weather patterns. We need to overcome the issue of climate change. Otherwise, the same thing will be proceeding. Flooding patterns, we can see the flooding is deteriorating the environment and well-beings. We can see around, like, people are not able to bear the financial losses and life losses. It is terrible that the flooding is every year, and Pakistan is a true victim. We need to manage this, because otherwise this climate change will be a driving agent for food and water insecurity due to drought and desertification. The other issues are economic disruptions, especially for the third world countries, and probably we are also the victim. Natural disasters are increasing. That's why it is important to take this action, and it is the right time. Thank you. You're welcome Sadia, thank you so much once again. And yes तैयबा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, the floor is to you. फर्स्ट का आंसर उन्होंने दे दिया, मैं सेकंड का बताती हूँ कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे लिए ही मसला होगा। जैसे कि ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से जो है सूरज की सन रेडिएशन जो है वो अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ जैसे स्किन कैंसर, आई कैंसर, इस तरह की जो डिजीज़ हैं उनसे हमें फेस करना पड़ेगा। और थर्ड वाला
थर्ड का आंसर है कि हमें जितना इन्वेस्ट करना चाहिए उतना हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे सही से। Thank you so much, Taiba, once again. Ji, Ms. Bushra, you have raised your hand. You can open your mic. मैं इन तीनों का कलेक्टिवली आंसर करना चाहूंगी। लाइक देखें, सबसे पहले कि यही कि व्हाई शुड वी एक्ट नाउ, तो ऑब्वियसली यही दुरुस्त वक्त है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर हम सबसे पहले अपने से बात शुरू करें तो ये ह्यूमन हेल्थ को जो है बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमारा ह्यूमन हेल्थ जो है ये एसडीजी भी है हमारी। एसडीजी नंबर कौन सा था, 2 था या 3 था, सॉरी मुझे भूल गया। खैर जो है ऑब्वियसली जब हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी तो ये बहुत सी हेल्थ जो है वो बाकी सारी एसडीजीज के साथ भी डायरेक्टली रिलेट करता है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी के साथ और पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशन एटसेट्रा, इन सब चीज़ों के साथ हेल्थ जो है डायरेक्टली रिलेटेड है। सो सबसे पहले तो ये मसला है, इसलिए हमें अभी नहीं एक्ट करना तो फिर कब करना है। सेकेंडली हम जो है इस पे कलेक्टिवली एक्शन लेके एक पॉजिटिव चेंज अभी भी कर सकते हैं, जैसा कि लाइक अगेन जो सबसे फेमस है वो है प्लांटेशन। ठीक है, वहीं से अगर हम स्टार्ट कर लें तो ये एक चीज़ है। दूसरा, हम जिसके अंदर मेन मसला हम फेस कर रहे हैं वो है उसका बायोडाइवर्सिटी लॉस का, राइट। इसके अंदर देखें कितनी सारी स्पीशीज जो हैं, ना सिर्फ इंसान, बहुत सी और स्पीशीज भी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है जो कि अजीब तरह से लाइक इफेक्ट हो रही हैं। दैट्स इट्स द राइट टाइम टू एक्ट। सेकेंडली, आपका क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट टेक एक्शन। सो ऑब्वियसली हम जो मैंने कुछ पीछे प्रॉब्लम्स बताई उन्हीं को अगर हम थोड़ा सा और लेके चलें तो उसके अंदर अगेन हेल्थ क्राइसिस, और कह रहे हैं ऑब्वियसली जब हेल्थ क्राइसिस होंगी तो मैंने बोला पॉवर्टी पे असर होगा। इसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर जो है वो बड़ी इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी होगी। इसके बाद वाटर स्केर्सिटी का इशू होता है ड्राउट्स की वजह से, और हमारी इकोनॉमी जो है वो कह लें डैमेज हो रही है प्रॉपर तरीके से इसकी वजह से। ठीक है, तो ये है, अगर हम एक्शन नहीं लेते तो ये जो है वो इसका नतीजा निकल सकता है। और लास्टली ये कि मिस तैयबा ने भी कहा कि हम जितना इन्वेस्ट करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, तो एग्जैक्टली हम उतना नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं अगर तो बहुत थोड़ा कर रहे हैं, और हमें ज़रूरत है क्लीन एनर्जी पे जो है इन्वेस्ट करने की, उसको डेवलप करने की, और जो है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जो है इस पे इन्वेस्ट करने की, क्लाइमेट रेसिलियंस एंड अडेप्टेशन को, इन चीज़ों पे लाइक हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और आई थिंक सो ये मेरी तरफ से इतनी काफ़ी है। Thank you so much, Ms. Bushra ji. Kazi Nashrat, या Kazi Nishat, I'm so sorry if I'm pronouncing your name wrong. आपने hand raise किया था. You can open your mic. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I would like to answer the 3 questions briefly. Regarding the first question, that why should we act now? We need to understand that Pakistan is among the countries that contributes very less to climate change, but we are the ones who are bearing the brunt of the consequences of climate change. So it's imperative to take into account all these facts and figures, because we need to act now, because the states that are not contributing to climate change and the ones who are bearing it, they should be compensated by the international community. So for this purpose, there was the concept of carbon credits. For this purpose, we have the loss and damage fund created by in the COP28 and COP27 conferences. So we need to tell the world that they should compensate us, they should enhance our capacity to deal with climate change consequences, because we do not contribute immensely to climate change, but as I have said, that we are bearing it front. Secondly, what happens if you don't take action? The answer is very clear, that we are doomed, because it is said that the future wars would be fought on climate. The climate causes the water issues, the food insecurity that is being enhanced by climate related issues. I would like to add another thing, that in Pakistan, we have the Ministry of Climate Change
that do nothing except documenting some policies and shelving them in their offices. Because when we come to provincial level, they have their own climate change policies, which are not in line with that of the federal level. So this create discrepancies, and there's no coordination between the provinces and the federal level. So the outcome is that due to lack of coordination and effective measures, neither the federal government nor the provincial governments are in a state to implement the policies that they've drafted. And lastly, are we investing enough to combat climate change? I'm not sure that how much we are investing, but Pakistan has played a key role when it comes to the loss and damage fund regarding the climate repercussions. And I believe that we have get the first tranche of it in the latest climate change conferences. So I would like to add that the imperative is that we need to have a uniform policies at the federal and provincial level, and there should be a mechanism to implement those policies, and there should be review mechanism whether we are doing rightly in this cause or we are lagging behind. Thank you. You're welcome. Yes, Mehak, आपने hand raise किया है. You can please. Am I audible? Yes, you are certainly audible. जनरल आंसर्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गए, लेकिन मैं इसको अपने फील्ड के साथ रिलेट करना चाहूँगी, दैट इज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़. सो क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे सोसाइटी के अंदर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है, जिसकी वजह से लोग रिलेटिवली डिप्राइव फील करते हैं, एंड रिलेटिव डिप्राइवेशन जो है वो फ्रस्ट्रेशन कॉज करती है. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और वो वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसके जो है ना रूट कॉज को एड्रेस करें. थैंक यू. Thank you so much, Mehak, once again, and thank you so much everyone जिन्होंने type किया था chat box के अंदर. I have read the comments. सबसे पहले जो जिनमें stand out करते हैं those are Miss Mishta, Tanzeel Raat. Again, once again, Miss Nusha, Mohammed, Arisha, and Miss Shwana. Thank you so much once again कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा contribute किया. और मेरा तो इसके अंदर कोई आंसर देने का अब जवाब नहीं बनता ना कि आप लोगों ने सब कुछ बता दिया है. अगर इफ यू वांट हम लोग इसको एट द एंड कर देंगे, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ कि जो लॉस एंड डैमेज फंड का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, मेरे हिसाब से मिस्टर काजी ने बताया था. लॉस एंड डैमेज फंड का जो सबसे पहले जिक्र हुआ था डेट वाज हेल्ड इन टॉप 19 हुई थी हमारे पास वार्सा पोलैंड के अंदर. एट द एंड उसका आप ये कह सकते हो कि कॉप 19 के बाद से कॉप 27 एंड कॉप 28 के अंदर उसके बाद जाकर फर्स्ट टाइम लॉस एंड डैमेज फंड का जिक्र हुआ था. एंड स्टिल वी आर जस्ट इन द पेपर वर्क्स. आप कह सकते हैं आपको ग्रांट्स वगैरह मिलेंगी, लेकिन नॉट दैट मच. सो सर्टेनली वी आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. मेमोना, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, तो ये कुछ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स हैं दैट आई हैव gathered from some of the UN documents. उसका ये था कि from 1880 to 2012 हमारा जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था वो इंक्रीज करा था 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड के मुताबिक. हमारे जो ओशंस थे वो वार्म हो रहे थे, और आप ये कह सकते हो जो हमारा एवरेज ग्लोबल सी लेवल राइज था दैट वाज 19 सेंटीमीटर. और हमारा जो आर्कटिक सी आइस थी वो भी आप डिक्रीज कर रही थी. मजीद अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं दैट आर मोर देन 7,000. अगर मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, शायद मेरा फिगर रॉन्ग हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 7,209 ग्लेशियर्स हैं. दोज आर ऑल्सो मेल्टिंग. और एक सर्वे के मुताबिक या एक तरीके से एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बाय 2050 we will be left with no glacier in Pakistan. और जो हमारी ग्लोबल एमिशंस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, दे हैव आल्सो इंक्रीज्ड अबाउट 12% सिंस 1990.
और अराउंड 50%। और हमारी जो एमिशंस हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लो होती चली जा रही है। और इसके अंदर जो हमारे प्राइम कंट्रीब्यूटर्स हैं दोज आर और इंडस्ट्रीज अलोंग विद द एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मजीद ये कि अकॉर्डिंग टू कह लो यूएन की जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं आफ्टर द ईयर 2022, 2023 एंड 2024, एज अभी हमारा जो आप कह लो एक्सटेंसिव हीट वेव्स का पीरियड गुजरा है और अभी थोड़ा सा रह गया कुछ कंट्रीज के अंदर। तो हमारा जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वेल वो जो अभी इंक्रीज हो रहा है डेट इज अराउंड 2.2 या 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम रीजन्स की बात करें तो हर रीजन के अंदर जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है जो इंक्रीज हो रहा है डेट इज सर्टेनली वेरी डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन डॉन। अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो पाकिस्तान का एवरेज टेम्परेचर है जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज अराउंड 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। Mona, could you please go to next slide, please? अच्छा मिस बुशरा, 1.5 डिग्री ग्लोबली आप कह सकते हो। जो अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट हमारा जो एम है वो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिपोर्ट्स हमारा जो एम है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, हम लोग इस एम को लेकर चले, हम लोग उसको सर्टेनली अचीव नहीं कर रहे। और अभी जो हमारी रिपोर्ट्स हैं और हम जिस तरीके से जो हमने स्पीड पकड़ी हुई है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के अंदर, अ, बाकी जितने भी ये जो आप कह लो वर्ल्ड की आप कह लो पावर नेशंस हैं और बाकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने जो एम अभी किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट एम, उनका अभी जो एम है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी उन्होंने 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अपना जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको तजावुज होने नहीं देना, उसको इंक्रीज होने नहीं देना। लेकिन अभी भी आप ये कह सकते हो कि अगर वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का आप कह लो जो एम है अगर वो अचीव हो गया 21st सेंचुरी से पहले ही, शायद वी विल बी शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। Memuna, could you please go to next slide? थैंक यू सो मच मेमूना, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्रॉम क्लाइमेट साइंस टू ग्लोबल एक्शन के जितनी भी अभी आप कह लो क्या कहते हैं जो हमारी अचीव किए या जो आप कह लो हमारी इनोवेशन हो चुके हैं क्लाइमेट के अंदर, वहां से लेकर अभी तक जो हमारा सफर हुआ है टू ग्लोबल एक्शन वो क्या है। एसडीजी 13 की जो आप कह लो स्टेटमेंट यही थी, हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी, वही थी कि हम लोगों को अर्जेंट एक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए या हमें अर्जेंट एक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। जो जितने भी साइंटिस्ट हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को लिमिटाइज करने के लिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर एक गोल रखा हुआ था। और उससे अगर हम लोग उसको प्रॉपर्ली स्टडी करें दैट इज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। और अभी हम बात करें, ये थोड़ा सा पहले का डाटा है, सॉरी मैं रिसेंट डाटा भी ले नहीं पाया था, एक मैंने वो उस आर्टिकल के अंदर पढ़ा था लेकिन वो मुझे आर्टिकल मिला नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट नाउ आपका जो प्लेनेट है वो मार्क जो मीट कर रहा है डेट इज 0.4। और अभी जो पर्सन है डेट इज अकाउंटिंग CO2 एमिशन वो 6.2 टन है।
ईच पर्सन आप कह लो ईयरली बेसिस पे। और इन मैनी कंट्रीज ये जो आप कह लो वैल्यू है दैट इज गोइंग, या आप कह लो दैट इज इंक्रीजिंग बाय 3 टाइम्स। नेक्स्ट स्लाइड लगूंगा प्लीज। अच्छा, ये थोड़ी सी मेरी मजे की आप कह लो स्लाइड्स होती हैं कि सम हार्श फैक्ट्स वाली हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड आप ये कह सकते हो कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए आप कह लो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या आप कह लो जो फंड्स या ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो एनजीओज हो, या चाहे वो थिंक टैंक्स हो, उनको जो आप कह लो फाइनेंसिंग के लिए जो फंड्स या आप कह लो इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं, बाय 2019 to 2020 जो एवरेज वैल्यू थी दैट वाज अराउंड $803 बिलियन। और डेवलपिंग कंट्रीज को जो मिलेगी या जो वो रिक्वायर करते हैं बाय 2030 एसडीजीज की मद में, एसडीजीज के टारगेट्स को पूरा करने के लिए, एसडीजीज को अचीव करने के लिए, दैट फॉल्स अराउंड $6 ट्रिलियन। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान को किसने चाहिए, ये COP28 के अंदर, आई एम नॉट श्योर COP28 या COP27, बट आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स COP28 कि पाकिस्तान को चाहिए थे अराउंड $333 बिलियन टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और बेसिकली आप कह सकते हो कि यूएई इन्वेस्ट कर रहा है, जापान इन्वेस्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन इन्वेस्ट कर रही है, यूएस इन्वेस्ट कर रहा है, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच। आप ये कह सकते हैं दे विल बी गिविंग इन्वेस्टमेंट्स to you in the case of, yeah, in the name of loss and damage fund, but they will not be investing that much huge amount in those developing countries. और मैं जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है एज कम्पेयर टू द लास्ट डेकेड, इसके एग्जांपल्स हमारे पास दो है। एक तो हमारे पास एग्जांपल है वो ये है कि जो मालदीव्स है, मालदीव्स इज श्रिंकिंग डे बाय डे। जो सी लेवल राइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। और आप लोगों ने शायद देखा भी हो कि बाय इन 2022, आई एम नॉट श्योर या 2021 था, they held their conference, yeah, they held their ministerial meeting under the water। और उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया था कि किस तरीके से हमारी जो आप कह लो लैंड है वो खत्म होता जा रहा है और हमारा जो सी लेवल है वो राइज होता जा रहा है। और वो जो कॉन्फ्रेंस, वो जो मीटिंग थी, आई गेस इट वाज यूनाइटेड नेशन का जो टूरिज्म अथॉरिटी है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मीटिंग थी। स्टिल आई एम नॉट श्योर दैट मच। और इसकी एक और एग्जांपल इस तरीके से आती है सी लेवल राइज की कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चूंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट दैट हैज बीन कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स थ्रू वाटर, थ्रू ओशनिक वाटर, हमारा जो सी लेवल राइज है ड्यू टू दैट ऑन एनुअल बेसिस 1 मीटर जो है हमारा लैंड ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज गोइंग टू बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो आप ये देख लीजिए कि 1 मीटर, 1 मीटर इज ह्यूज अमाउंट जो कि ऑस्ट्रेलिया का समर्ज होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोलो प्लीज। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टारगेट्स क्या क्या है एसडीजी 13 के, और बाकियों की मद में चूंकि जिनके बहुत ज़्यादा टारगेट्स थे, एसडीजी 13 के टारगेट्स इतने ज़्यादा नहीं है, या आप ये कह लो कि एसडीजी 13 के जो टारगेट्स हैं दैट आर बेसिकली जस्ट अबाउट 5। मेहमद, आप ये कह सकते हो कि अमेरिका के जो सी लेवल राइज है दैट फॉल्स अराउंड, आप कह सकते हो 3 सेंटीमीटर्स, अराउंड 300 सेंटीमीटर्स या 350 सेंटीमीटर्स की जो अमाउंट है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। और उसका बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि चूंकि जो वहाँ की कुछ स्टेट्स है, या आप ये कह लीजिए वहाँ की जो मेजर सिटीज़ है उन स्टेट्स के, वहाँ पे टोर्नेडोज वगैरह आते रहते हैं, वहाँ पे हरिकेन्स वगैरह आते रहते हैं। तो दोज आर बेसिकली वन ऑफ द मेजर आप कह लो कंट्रीब्यूटर्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे भी आप कह लो हीट वेव्स वगैरह देखी चली जा रही है। आप ये कह सकते हो कि एशियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, 46 47 भी हो जाए, नो वरीज। लेकिन यूरोपियन या एक तरीके से जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर अगर आप कह लो आप वहाँ का टेम्परेचर 39 38 से भी तजावुज कर जाए या उससे भी इंक्रीज कर जाए, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को बेयर करना। इसकी एग्जांपल मैंने ये देखी थी क्लियरली, कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जहाँ पर दे वर
certainly saying कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे 42 41 तक गया था एंड दे स्टार्टेड टू डाई आउट। उनकी जो पॉपुलेशन थी वो हीट वेव से ही आप एक तरीके से इस तरीके से कह सकते हो कि मर रही थी वहाँ की जो पॉपुलेशन थी। अच्छा, अगर हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट 13.1 है एसडीजी 13 का, दैट इज के टू स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड अडेप्टिव कैपेसिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। यूएन ये कहती है यूएन ये कहती है कि तमाम कंट्रीज के अंदर हमें हमारे रेजिलियंस और एक तरीके से उन डिजास्टर्स जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या उन क्लाइमेट रिलेटेड हैजर्ड्स से लड़ने के लिए हमें अडेप्ट होना चाहिए और हमें एक तरीके से हमारी रेजिलियंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें उसे बूस्टअप करना पड़ेगा। जो 13.2 है वो टारगेट ये करता है कि टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू पॉलिसीज एंड प्लानिंग। हमें हमारी नेशनल पॉलिसीज, नेशनल स्ट्रेटजीज, नेशनल प्लानिंग के अंदर, या आप ये एक तरीके से ये कह सकते हो कि हमारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं उनके अंदर क्लाइमेट चेंज मेजर्स को या क्लाइमेट चेंज की जो स्ट्रेटजीज है उन्हें मिलाना ही पड़ेगा, उन्हें शामिल करना ही पड़ेगा, उन्हें एक तरीके से एडजॉइन करना पड़ेगा। तो टारगेट 13.3 है वो ये कहता है टू बिल्ड नॉलेज एंड कैपेसिटी टू मीट क्लाइमेट चेंज। हमें हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें सॉरी हमें हमारी एजुकेशन को, हमारी अवेयरनेस रेजिंग कैपेबिलिटी को, हमारी ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को, आप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इस तरीके से कह सकते हो कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का या ज़्यादा से ज़्यादा यूथ या ह्यूमन बींग्स का एनरोल होना टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, टू स्टडी मोर एंड मोर, टू गेट देमसेल्व्स एजुकेटेड। किन किन चीज़ों पर? क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेशन के ऊपर, उसके क्लाइमेट चेंज के जितने भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो होते हैं उनको मुतारिफ करवाने के लिए या उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। जो टारगेट 13.4 है वो ये कहता है कि इम्प्लीमेंट द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इन शॉर्ट हमें जो UNFCCC है उसे बनाना पड़ेगा। अब वही कहता था UNFCCC कि 2020 तक एनुअली $100 बिलियन हर जितने भी सोर्सेज हैं उन सारों से आने चाहिए और वो डेवलपिंग कंट्रीज को देने चाहिए उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनको सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो GCF है उन्होंने एक तरीके से ऐसा इदारा बनाया था GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसके तहत वो डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स देते थे क्लाइमेट चेंज से कूप अप करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से अपने खुद को अडेप्ट करने के लिए। और जो टारगेट 13.5 है बेसिकली दैट इज टू प्रमोट मैकेनिज्म्स टू रेज कैपेसिटी फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। LDCs यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और जो स्मॉल आइलैंड्स है जो यूनाइटेड स्टेट्स के करीब है, और वहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं, बेसिकली वहाँ पे लोकल या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, वहाँ पे यूथ होती है, वहाँ पे विमेन होती है, वो वाले आइलैंड्स हैं। उनको फोकस करने के साथ साथ LDCs को चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एफिशिएंट और आप कह लो रिसोर्सफुल प्लानिंग करे, मैनेजमेंट करे और एक तरीके से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, और एक तरीके से वो मोर एंड मोर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज और उस जैसे मैकेनिज्म्स को प्रमोट करे। बेसिकली दैट इज 13.5 टारगेट 13.B आप इस तरीके से कह लो। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। अच्छा, बेसिकली अब आप ये बात कर आप इसे कैसे कह सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से के हवाले से या क्लाइमेट चेंज की स्टडीज के रिगार्डिंग ऐसी कौन कौन सी ऐप्स हैं जो कि काम कर रही होती हैं। मेजरली ये 2 ऐप्स हैं जो कि मैंने वैसे एग्जांपल दिए, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आपको वैसे बताती हैं कि जो आपको सिखाती हैं किस तरीके से आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को
इन्वायरमेंट के अंदर फैला रहे होते, स्प्रेड कर रहे होते बाय योर ऑन एक्टिविटी, चाहे छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो। आप अपना कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट कर सकते हो, आप इस तरीके से क्लाइमेट चेंज को आप स्टडी कर सकते हो। वेल देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जो कि राइट नाउ आपको आपके के ऊपर या आपको आपके iOS के ऊपर मिल जाएंगे। सम ऑफ देम वर द प्लेनेट ऐप एंड द अर्थ नाउ, और भी ऐसी बहुत सारी है। एक इंडिया की एप्लीकेशन थी, मुझे मेरे एक इंडियन फेलो ने बताया था, एंड उन्होंने बताया था कि देयर इज हिज फ्रेंड जिन्होंने इस एप्लीकेशन को बनाया था और उसका नाम था कूल द ग्लोब। बेसिकली दैट आल्सो टेल्स कि किस तरीके से आप अपना कार्बन फुटप्रिंट में कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड नमूना प्लीज। मेमोना could you please go back to next slide, thank you so much। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने एक तो वो कहते हैं ना कि एक तरीके से अर्ज करते हैं पूरी अकेले कम्युनिटीज को कि वो काम करे टुवर्ड्स मोर एंड मोर रिजिलियंस बिल्डिंग के ऊपर या एडेप्टिव कैपेसिटी के ऊपर या कैपेबिलिटी के ऊपर। मोर ओवर वो इस चीज को भी कहता है कि आप आपकी जो यूथ है, आपकी जो स्टूडेंट्स है, आप उनको भी एजुकेट करें टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज के, किस तरीके से वो क्लाइमेट चेंज को स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से वो रिजिलियंस बिल्डिंग की तरफ आ सकते हैं, किस तरीके से वो अपना इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, और किस तरीके से वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन सकते हैं। और ईयरली बेसिस के ऊपर यूएनडीपी अपनी क्लाइमेट एजुकेटर टूल किट्स को लॉन्च करता है। ये दो एग्जांपल्स हैं, आप कह सकते हो 2018 की और 2020 की। और बेसिकली यूएन इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट एजुकेशन। क्या इन अदर वर्ड्स आप इसे ग्रीन एजुकेशन कह सकते हो या एनवायरमेंटल एजुकेशन कह सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड मेमोना प्लीज। अच्छा, दिस वाज वन ऑफ माय मेजर प्रोजेक्ट एंड इट इज इंटरनेशनल वन। बेसिकली आई अलोंग विद सम ऑफ माय टीममेट्स, हम लोग, चूंकि हम लोगों का टाइम डिफरेंस, हम लोग पूरी ग्लोब के अंदर थे, हम लोगों का टाइम डिफरेंस डिफरेंट था, सो वी डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट जिसे हम लोगों ने नाम दिया था क्लाइमेट एजुकेशनल टूल की 2024। हमारा जो बेसिकली आप कह लो एम था, इट वाज कि हम लोग क्लाइमेट इलिटरेसी को खत्म करें। अगर मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दूं पाकिस्तान की, देयर आर 25 आप कह लो मिलियन चिल्ड्रन या 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है जो कि स्कूल नहीं जाता, वो क्वालिटी एजुकेशन को ले नहीं रहा। और उस चीज के अंदर भी देयर आर 13 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको इन्वायरमेंट के बारे में या क्लाइमेट चेंज के बारे में पता नहीं है। मतलब के 1.3 1.3 करोड़ बच्चा ऐसा है जिसे क्लाइमेट के, उसने क्लाइमेट का लफ्ज नहीं सुना होगा या एक तरीके से उसने इन्वायरमेंट के बारे में उसको इतना ज्यादा नहीं पता होगा। सो हम लोग का मकसद ये था कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को आम करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोगों को एजुकेट करें। और राइट नाउ हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली दैट इज सक्सेसफुली रनिंग इन more than 9 countries, और आफ्टर यू कैन से अ मंथ और 2 months हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट विल बी गोइंग टुवर्ड्स, या आप कह लो एक चीज के थ्रू दैट विल बी गोइंग या दैट विल बी स्प्रेडिंग इन मोर देन 90 कंट्रीज। और हमारी जो डेवलपमेंट है या हम लोगों ने जो एम किया हुआ है, हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग हमारी टूल किट के थ्रू एक तरीके से फिजिकल ट्रेनिंग्स लॉन्च करें हमारे अपने कंट्रीज के अंदर, हम लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस लॉन्च करें, और हम लोग क्लाइमेट डिक्शनरी बनाएं। एंड बेसिकली अगर आप लोग ये चाहते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि मेरे जहन के अंदर है, एंड आई वुड लव टू टेक यू एज अ पार्ट ऑफ माय टीम, एंड हम लोग मिलकर एक कलेक्टिवली काम कर सकते हैं टुवर्ड्स शेपिंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और इंटरनेशनली भी हम लोग काम कर सकते हैं। और जो मेरी टीम थी बेसिकली मैं पाकिस्तान से अकेला था,
हमारी जो टीम थी, जो टीम पर्सन्स थे, हम लोग टोटल 10 लोग थे, 9 डिफरेंट कंट्रीज से, नाइजीरिया, टंजानिया, जाम्बिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडिया। हमारी जो आप क्या एक तरीके से कह लो, जो डाइवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो नेक्स्ट स्लाइड मेमोना प्लीज। अच्छा, अब सवाल आता है कि अगर आप लोगों ने अपनी क्लाइमेट जर्नी स्टार्ट करनी है, या एक तरीके से यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट एक्टिविज्म, या एक तरीके से अगर आप क्लाइमेट एक्शन के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, तो किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो? अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहते हो, सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके थ्रू या जिनको आप लूप में लेके या जिनके साथ आप काम करके अपनी क्लाइमेट एक्टिविज्म की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद रिएड, यू कैन स्टार्ट विद स्किलिस्तान। स्किलिस्तान जो है, दैट इज बाय द फाउंडर, यानी एक तरीके से जो सबको पता है, मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों ने नाम सुना होगा। स्किलिस्तान इज ऑफ मिस्टर शेर शाह खान बंगश, एंड ही विल आल्सो बी कमिंग to educate us on SDG 16 and SDG 17. Then there is Star Night Foundation, we have और on the Block Association, और हम लोग काम कर रहे हैं towards SDG की education के ऊपर। Then we have School of Leadership Foundation that is also working on, आप कह लो, क्लाइमेट एजुकेशन, एसडीजीज की ट्रेनिंग के ऊपर, और डिफरेंट उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च है। फिर हमारे पास आती है अब तक इज एन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या एक तरीके से इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रही है लाहौर के अंदर। आप उनको भी लूप में ले सकते हो। देन वी हैव ग्लोबल यूथ बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क, पाकिस्तान के अंदर जो इनका चैप्टर है, यू कैन आल्सो टेक, या यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद आती है जीआईसी। जीआईसी इज अ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन, और इनका जो चैप्टर है पाकिस्तान के अंदर, दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, दैट इज आल्सो, आप कह लो, एक तरीके से फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी। उसके बाद वी हैव यंगो। यंगो इज अ यूथ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये यूथ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसका मकसद ये है, जिसका मतलब ये है, वो ये है कि ओवरऑल पूरी दुनिया से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई हुई है, या एक तरीके से अपनी एक इजारादारी कायम की हुई है कि दे ऑल विल बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर थ्रू वन प्लेटफॉर्म दैट विल बी यंगो। और इसके अंदर, वेल, दे विल बी प्रेजेंटिंग द वॉइसेस ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन। So that is basically Yango. And then we have Omlas Fellowship. Omlas Fellowship is 1 million leaders Asia. इसका जो मकसद है वो ये है कि by 2030 they have to create 1 million leaders from Asian continent. और अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, let's hope कि you will be getting selected uh, in the roll call of Omlas 2025. Omlas 2025 जो है वो लॉन्च होगा दिसंबर के अंदर। अगर आप लोग पार्ट लेना चाहोगे, मैं लास्ट स्लाइड पे जाऊंगा, देन वी विल बी, हम लोग इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। देन वी हैव एफएक्सबी क्लाइमेट एडवोकेट्स प्रोग्राम। एफएक्सबी इज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एफ सॉरी, नॉट अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एफएक्सबी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, और ये इंटरनेशनल है। इनका जो काम है वो ये है कि दे हैव टू क्रिएट इन्वायरमेंटल, आप कह लो, एक्टिविस्ट, नॉट एजुकेटर्स, एक्टिविस्ट। और ये 90 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। और देन वी हैव क्लाइमेट फेस्ट। क्लाइमेट फेस्ट जो है, इट इज अ यूथ लेड, इट इज नॉट अ यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग ऑन शेपिंग, जो यू आप कह लो एआर रिपोर्ट है 6, असेसमेंट रिपोर्ट 6, जो यूएनएफसीसीसी ने लॉन्च की थी। तो बेसिकली क्लाइमेट फेस्ट का काम ये है कि वो वर्कशॉप्स लॉन्च करती है, या वो वर्कशॉप्स इनिशिएट करवाती है, जिसके अंदर वो एआर रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट 6 को एजुकेट करती है यूथ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, बाया कार्ड गेम। उस कार्ड गेम के थ्रू आपको प्रॉपरली एक तरीके से समरी पता चल जाती है, या आपको प्रॉपरली पता चल जाता है कि असेसमेंट रिपोर्ट 6 के अंदर क्या क्या लिखा हुआ था। एक तरीके से वो समराइज करते हैं कि जो 632 या 650 पेजेस की है, स्टिल आई एम नॉट श्योर कितने पेजेस की है रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट, वो उसे समराइज करवाते हैं, और वो एजुकेट करवाते हैं यूथ के क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट वो बताते हैं। मिस आनिया, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
अच्छा मिस मुजना, दरअसल ये था कि जो आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका काम ये है कि इन्होंने साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स है या साइंटिफिक नॉलेज है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसको सब कंट्रीज से लेकर एक डॉक्यूमेंटेशन या एक आप कह लो रिपोर्ट की शक्ल के अंदर उनको राइट डाउन करना होता है और वो यूएनएफसीसीसी को भेजती है और यूएनएफसीसीसी उसे लॉन्च करता है, एंड दैट इज बेसिकली असेसमेंट रिपोर्ट 6। आई होप कि आई हैव क्लियर्ड योर क्वेरी कि असेसमेंट रिपोर्ट 6 क्या है। और उसके बाद आती है, और अभी तक हम लोग इसके ऊपर मजीद लाइक काम हो रहा होता है क्लाइमेट फेस्ट के अंदर। फिर आती है मिलेनियम फेलोशिप। मिलेनियम फेलोशिप इज ग्लोबल प्रोजेक्ट जिसके अंदर सो सॉरी ग्लोबली डिफरेंट आप कह लो इंस्टीट्यूशन से लोग, कैंपस एम्बेसडर्स या डिफरेंट आप फेलोशिप के अंदर सेलेक्ट होते हैं, एंड दोज आर वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज या टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर इन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आती है हर क्लाइमेट फेलोशिप। इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन ये मुझे पता है ज़रूर कि दिस इज फॉर फीमेल्स एंड दिस इज करेंटली रनिंग इन पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से ये एक 1 मंथ की फेलोशिप होती है। मैं बोला कि प्लीज वो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सो दिस इज माय लास्ट आप कह लो जर्नी, एक तरीके से दिस इज माय एवरीथिंग, जो आप लोगों को पता चल जाएगा या मैंने जिन जिन में काम कर लिया है। ये जो मेरी 4 साल की जर्नी थी, नॉट टेक्निकली 2 साल के अंदर मैंने ये सब कुछ काम करना स्टार्ट किया था। सो दिस इज माय होल 2 इयर्स जर्नी कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ FXB, आई एम अ पार्ट ऑफ OMLAS, आई एम अ पार्ट ऑफ द ब्राक एसोसिएशन। DED का आप लोगों को पता चल चुका है। स्टारनेट फाउंडेशन इज ऑल्सो अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स लाइट पोल्यूशन, कि किस तरीके से लाइट पोल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल व्हाट आई एम राइट नाउ, या एक तरीके से जो मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रही हैं। अगर आप लोगों को काम करना है, प्रोजेक्ट करने हैं, आप लोग आ सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम, यू ऑल कैन वर्क विद अस। हम लोग इनकरेज करेंगे आप लोगों को कि आप लोग काम करें हमारे साथ। एक तरीके से आपको कोई रोकथाम नहीं होगी, जस्ट वी वांट कि आप लोग डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ काम करो, और देन वी कैन बी, या एक तरीके से देन वी कैन एक्सेल। और एक तरीके से हम लोग पाकिस्तान को भी एक तो नाम रोशन करेंगे, दूसरा ये कि वी विल बी कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। अच्छा, हाउ कैन वी ज्वाइन, हाउ कैन वी ज्वाइन? यू कैन ज्वाइन। आपके पास सब लोगों के नंबर्स, सबके नंबर्स हैं। आप यू कैन कॉन्टेक्ट अस बाय एनी मींस। आप लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन इज कंसीडर प्रोफेशनल एक, अगर आप प्रोफेशनलिज्म का तकाजा करते हो तो आप लिंक्डइन के ऊपर कर सकते हो। यू कैन गिव, यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट टू ऑल दीज पेजेस के किस तरीके से वी कैन ज्वाइन यू। अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन यू कैन गो टुवर्ड्स द जीमेल। आपके पास ब्राक एसोसिएशन की भी जीमेल होगी, मैं बाकी सबकी भी जीमेल कर देता हूँ। मजीद ये है कि इफ यू विल बी हैविंग एनी आइडियाज कि आपको इस चीज के ऊपर प्रोजेक्ट करना है या आपको इस चीज के ऊपर स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट करना है, अपार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन की जो डोमेन है उसको उसको छोड़ देते हैं। लेट्स सपोज कि आपको एक तरीके से फिल्टरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना है, सो किसी ना किसी तरीके से हम लोग आप लोगों को विद अस, हम लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन को लूप में ले लेंगे कि जो ग्रांट वगैरह, जो फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर दे, एंड वी विल बी सर्विंग एज एन इंटीग्रल पार्ट, जहाँ पे वी विल बी वर्किंग, वी विल बी द ब्रेन, एंड द other organization will be on arm in case of funding, in case of grant. So this was all from our side. अब हम लोग बढ़ते हैं सवालात की तरफ। ये सब कुछ था मेरी तरफ से जो मैंने आप लोगों को बताना था। मोस्टली ये था कि ये वाला जो सेशन था आज का, अगर वो अच्छा हुआ है, डिस्कशन अच्छी हुई है, लेकिन अब मैं ज़्यादा बढ़ूंगा आप लोगों के लिए थ्रू की डिस्कशन की तरफ। कोई सवाल हो तो प्लीज़ आई वुड एनकरेज यू कि आप लोग सवाल पूछो। और बेसिकली SDG 13 ही मेरी डोमेन है, SDG 13 के अंदर ही मैं काम कर रहा होता हूँ, और दिस SDG 13 रिप्रेजेंट्स। Yes, Ms. Bushra, you can open your mic. First of all, thank you so much for conducting such a prestigious webinar today. अच्छा जी,
सेकेंडली ये कि मैंने कल भी आपको बताया था मैं बिजनेस स्टूडेंट, और बेसिकली मेरा रिसेंटली इस तरफ ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ काफ़ी रुझान हुआ और काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैंने जो है ना सस्टेनेबिलिटी के पे वर्क करने के लिए दी बुराक एसोसिएशन जो एज ए कैंपस डायरेक्टर जो है मैंने ज्वाइन किया। और जो है बाकी जो चीज़ें थी मुझे ऐसा उनका आइडिया ही नहीं था, ये जो आपने आज डिस्कस की हैं ये बड़ी वैल्यूएबल है। सेकेंडली मैंने इस पे जो है ना फोकस करने के लिए साथ लीडरशिप जो है ना मैंने इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है। लाइक मैं लीडरशिप पे अगर कोई कोर्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करूं या वहां से कुछ सीख लूं। तो बेसिकली पर्पस किया है कि क्या उसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। सो काइंडली आप जरा इसमें बताइएगा कि इन चीजों में किस तरह से मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मिस बुशरा। मिस बुशरा, आप काइंडली लास्ट की लाइन बता सकती हैं वो सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चन था? एक्चुअली ये था कि वॉइस ब्रेक हो रही थी, आइदर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम था या मेरे ख्याल से आपकी साइड पे इंटरनेट प्रॉब्लम था। काइंडली कुड यू प्लीज रिपीट? मेमूना आप स्लाइड शो बंद कर सकती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेमूना। जी मैं कह रही थी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस आपने शो की हैं दिखाई हैं हमें, इनमें हम किस तरह से ऑफिशियली जो है इनमें काम कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि मेरा सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस दोनों की तरफ रुझान है, इन दोनों के इकट्ठे लेकर चलना चाह रही हूँ, तो इनमें किस तरह से वर्क किया जा सकता है? अच्छा, सो मिस बुशरा, अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाह रहे हो तो देयर इज ओमलास। ओमलास का काम दरअसल यही है कि दे हैव टू क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन, या इन शॉर्ट मैं कहूँ तो नेक्स्ट जेन लीडर्स के ऊपर काम करना। एंड ओमलास इज अ 9 मंथ्स फेलोशिप। ये है कि आपको 9 महीने देने पड़ते हैं और तभी जाकर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। मैं इसका खुद पार्ट हूँ। राइट नाउ इट्स माय 6th और 7th मंथ, और नवंबर के अंदर हमारी ग्रेजुएशन होती है फ्रॉम ओमलास। एंड इट इज एन इंटरनेशनल फेलोशिप। इसका मतलब ये है कि जितने भी जो एशियन और पैसिफिक रीजन के अंदर कंट्रीज है, मतलब कि 25-26 कंट्रीज, उनके जो स्टूडेंट्स हैं या उनके जो यूथ है, और यूथ के अंदर ये नहीं है कि चाहे वो 18 साल का बंदा हो या 18 साल की लड़की हो, इट इज ऑल्सो कि वो 35-36 का भी हो सकता है। एज रिक्वायरमेंट है, लेकिन मुझे जितनी मेरे ख्याल से 35 ही है या 40 तक है। इफ यू हैव अ बिजनेस आइडिया रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी, जब आप सिलेक्ट होते हो, जब आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग हो जाती है, 3 मंथ की ट्रेनिंग हो जाती है, इफेक्टिव ट्रेनिंग। इफेक्टिव ट्रेनिंग के अंदर ये है कि आपको वो पर वीक आपके 3 सेशंस होते हैं, 5 से लेकर 6:30 बजे तक इन पाकिस्तानी टाइम, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम। आपकी 3 मंथ की इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आप अपनी टीम सिलेक्ट करो, टीम बनाओ। टीम की भी ट्रेनिंग करवानी होती है आपको 3 महीने के अंदर। उसके बाद आपको एक मौका मिलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसका प्रपोजल सबमिट करवाते हो, और अगर आपका प्रपोजल सिलेक्ट हो जाता है देन यू गेट अ माइक्रो ग्रांट ऑफ $1000 कि आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करो इन योर ओन कंट्री। Sadly, my project hasn't been कह लो accepted under OMLAS, लेकिन मुझे इस बात की कोई आप कह लो दुख नहीं है। थोड़ा सा होता है इंसान को शुरुआती में, लेकिन ये है कि नाउ आई डू नो आप कह लो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये है कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर है बेसिकली, जिसका मैं ये कह सकता हूँ कि यस बेसिकली चांसेस है 70-80% कि दैट विल बी फंडिंग माय प्रोजेक्ट। सो ये है कि आपका अगर एक दर बंद हो जाता है तो आपके 100 दर खुल जाते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ आपकी लिंकेज होती है। अगर आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल अच्छा है, अगर आपका प्रोजेक्ट आइडिया अच्छा है, तो कोई भी आपको ना नहीं करता। पाकिस्तान से इस साल जो अमलास के अंदर प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे, 20 प्रपोजल्स गए थे हम, और 5 प्रपोजल्स सबमिट हुए, या 5 प्रपोजल्स, टोटल 6 प्रपोजल्स, सॉरी 6 प्रपोजल्स को प्रॉपर्ली ग्रांट मिली है। और ये जो 2024 का बैच था, दिस वाज बेसिकली सेकंड कोहोर्ट। अब जो 2025 का बैच आएगा ओमलास का, दैट विल बी थर्ड कोहोर्ट ऑफ ओमलास। और आई विल हाईली इनकरेज एवरीवन कि आप लोग काइंडली प्लीज ओमलास के अंदर अप्लाई करना। आई विल आल्सो बी शेयरिंग कि ओमलास की जो आप कह लो स्टार्टिंग कब होगी। टू चेक ऑन लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हुआ करना। और जब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो ओमलास के अंदर, तो तब लाजमी यू हैव टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन।
उसके बाद आता है आपका, अगर आप आना चाहते हो FXB के अंदर, FXB right now is being more and more involved in more than 90 countries. पहले जब मैंने ज्वाइन किया था FXB को, तो FXB जो थी वो more than 80 countries के अंदर थी। FXB का ये था कि right now I contacted FXB, और जब मेरी प्रॉपर्ली फेलोशिप खत्म हो चुकी थी और मुझे तकरीबन 1 साल, लाइक नॉट एट 1 साल, मई के लिए खत्म हो गया, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, मेरे ख्याल से 4 to 5 months लगे मेरी फेलोशिप को खत्म हुए FXB की। आई कॉन्टेक्टेड, और एक तरीके से पाकिस्तान से आई एम प्लेइंग एन इंटीग्रल रोल कि हम लोग पाकिस्तान से जितने भी FXB एडवोकेट्स को हम लोग बढ़ा सके, हम लोग काम करें। तो यस, FXB के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और FXB के अंडर ही हमारी ये टूल किट प्रॉपर्ली पब्लिश हुई थी और काम कर दी गई इन मोर देन 9 कंट्रीज, और FXB के थ्रू ही हम लोग इसको 90 कंट्रीज के आगे लेके जाएंगे। उसके बाद आती है बुराक। बुराक के अंदर भी आप काम कर सकती हैं, आपको कोई रोकथाम नहीं है। ये है कि वी जस्ट नीड अ कमिटमेंट, अ पैशन एंड नथिंग एल्स। काम के ऊपर ज्यादा तवज्जो होती है, और ये है कि जो प्रपोजल्स वगैरह होते हैं उनके लिए वी नो हम लोग किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं, किस तरीके से हम लोग कैटर कर सकते हैं। शुरुआती में ये हो सकता है कि शायद हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हो वो कम हो, या चाहे वो जो हमारे ग्रांट्स वगैरह हो वो कम हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो रिजल्ट्स वगैरह आएगा, देन वी कैन प्ले एन इंटीग्रल रोल, और देन वी कैन ग्रांट, वी कैन गिव, वी कैन गेट मोर एंड मोर, आप कह लो फंडिंग या ग्रांट्स, और प्रोजेक्ट की जो एप्रिसिएशंस वगैरह होती है वो, अलॉन्ग विद मोर प्रोजेक्ट अप्रूवल्स। उसके बाद आती है रिएड। रिएड इज माई ओन, आई एम अ को फाउंडर, और मुझे इसकी बड़ी खुशी है। मोर ओवर ये है कि हमारा जो एम था वो ये था कि हम लोग पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम लोग क्लाइमेट एजुकेशन की को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करें, उसे इंक्रीज करें। एंड सर्टेनली मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे करके इंक्रीज भी हो रहा है नॉलेज। थोड़ी सी सुस्त हम लोग स्लो डाउन इसलिए हो गए थे कि हमारी यूनिवर्सिटीज थी, और हमारा चूंकि लास्ट ईयर था, हमारे लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो उसके अंदर हम लोग स्लो डाउन, हमारी प्रोग्रेस हो गई थी। लेकिन नाउ वी आर बैक ऑन द ट्रैक विद अ न्यू माइंडसेट, एंड वी आर मोर वर्किंग टुवर्ड्स इट। और रिएड इज, मुझे ये खुशी थी, और मैं जब किसी को भी बताता हूँ कि रिएड वाज द प्राइम कम्युनिटी पार्टनर फ्रॉम पाकिस्तान टू FXB, जब हम लोग इस टूल किट को प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर रहे थे और इसको प्रॉपर्ली स्प्रेड कर रहे थे। उसके बाद आती है स्टारीनेट फाउंडेशन। इट्स अ न्यू वन, और इसका जो बेसिकली एम है वो ये है कि हम लोग एजुकेट करें, एजुकेट करने के साथ साथ वी ऑल्सो गो टूवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के हम लोग लाइट पॉल्यूशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इट्स बेसिकली अ वेरी फर्स्ट वेंचर जिसके ऊपर प्रॉपर्ली काम हम लोग करने जा रहे हैं, और अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं। स्लोली स्लोली काम हो रहा है, लेकिन ये है कि टीम अच्छी है, यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट, और हम लोग इस चीज को सोशल सेक्टर के अंदर भी लेकर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट। इस्किलिस्तान होगी, प्रोग्रेसिव क्लाइमेट फाउंडेशन होगी जो तौसीफ खान की, इस्किलिस्तान मिस्टर शेरशाह खान परवरिश की है, अब तक मिस अजल जहीर की है, और आई थिंक सो ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। GYBN इंटीग्रल रोल, सो डू अप्लाई। लिंक्डइन के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा देखिए। अच्छा, एक सवाल था कि मोस्टली लोगों का था, आई डोंट नो कि कौन सी वो सेशन में था, मेरे ख्याल से नजाकत भाई वाले सेशन में था, जब आप लोग ये कह रहे थे कि आप लोग कौन कौन से UN की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं फ्रीली। एक पेन और पेपर ले लो, हेल्प कर देता हूँ बहुत अच्छे से। यू विल बी एबल टू गेन दो सर्टिफिकेशंस फॉर फ्री, और you will also be able to get a certificate from those websites. There is a website, Informia, INFORMEA, Informia, ये UN के अंदर आती है, और इसके अंदर आप लोग डिफरेंट सर्टिफिकेशंस कर सकते हो ऑन डिफरेंट आप कह लो डोमेन्स के अंदर, और बेसिकली इनका इन्वायरमेंट के ऊपर ही काम होता है। There is a website
UNSC जो उसका प्रॉपरली नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज। प्लीज नोट डाउन कर लो, रिएक्शन शो कर लो कि यू आर नोटिंग इट डाउन, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि यस यू आर नोटिंग इट डाउन। देयर वाज अ वेबसाइट यूनाइटेड नेशंस सिस्टम्स स्टाफ कॉलेज। उसके बाद इफ यू वांट टू गेन एन सर्टिफिकेशन फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी एक सर्टिफिकेशन कर लेना, दैट इज फ्री। और उसकी जो सर्टिफिकेशन है दैट इज ऑन, मेरे ख्याल से मेरी लिंक्डइन पे होगी अवेलेबल। लेट मी जस्ट शेयर, अगर मेरे पास मेरी लिंक्डइन अभी ओपन है। I think so, yes. Just a minute, guys. हाँ, मेरी लिंक्डइन ओपन है। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन और मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो स्क्रीन विजिबल है, आई एम होपिंग। अगर आप जाओगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, ये वाली जो सर्टिफिकेशन होगी आपको, इंट्रोडक्शन टू फूड एंड हेल्थ, प्लीज 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 आई वुड हाईली एनकरेज यू कि आप इस सर्टिफिकेशन को कर लेना। अगर आपका बिल वास्ता या बिला वास्ता एग्रीकल्चर से, इन्वायरमेंट से किसी न किसी तरीके से ताल्लुक है, दैट सर्टिफिकेशन विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। उसके बाद देर आर मोर कोर्सेज, अगर आप लीडरशिप के हवाले से कहते हो तो HP के अंडर देर आर मोर कोर्सेज जो लीडरशिप के ऊपर है। राइट नाउ मेरी लिंक्डइन के ऊपर बहुत नीचे करके गया होगा कोर्स वो HP का जो मैंने किया था, एंड दैट वाज ऑन इफेक्टिव लीडरशिप, और दैट कोर्स लिटरली हेल्प्ड मी एंड इट इज आल्सो फ्री। ये कुछ वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, और रोकथाम नहीं है, सर्टिफिकेशन कर लो, मजे की बात है, फ्री है। दिस इज माय फ्रॉम माय साइड। लिंक्डइन के ऊपर प्लीज एक्टिव हो जाओ ज्यादा से ज्यादा, बहुत फायदेमंद है। फंडिंग कर सकते हो, फंडिंग ले सकते हो, बाहर जाना चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए, वो भी हो सकता है लिंक्डइन के थ्रू, सब कुछ हो सकता है, एंड इट इज कंसिडर्ड प्रोफेशनल। कल को अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हो, वो ये नहीं मांगते कि आप अपना फेसबुक का आप कोई दें सोशल अकाउंट दें या अपना इंस्टाग्राम का सोशल अकाउंट दें। पहले पहले वो मांगते हैं आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट दें, उसका लिंक। उसके बाद वो मांगते हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे होता है, आप अपना एक्स का दें, मतलब कि ट्विटर का अकाउंट दें। सैडली पाकिस्तान में ट्विटर काम नहीं कर रहा हूँ, ट्विटर पे इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती हमारी कम्युनिटी के, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन बाहर के अंदर लिंक्डइन के बाद ट्विटर आता है, और लिंक्डइन इज कंसीडर्ड योर प्रोफेशनल आईडी। इस तरीके से आपका एक आईडी कार्ड होता है ना, CNIC, दैट रिप्रेजेंट्स योर आइडेंटिटी। लिंक्डइन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इज योर CNIC। तो लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करो। करते हो तो लिंक्डइन के ऊपर सेशन भी रख लेते हो, किस तरीके से आप अपने लिंक्डइन को मजबूत कर सकते हो, उसको आप कैसे अच्छा बना सकते हो। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। यस सिकंदर, आपने हैंड रेज किया था काफी देर से, सो सॉरी, यू कैन ओपन योर माइक। सिकंदर सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये मेरा ये क्वेश्चन है, जो भी आप लिंक बता रहे हैं मैं, इसमें जो एज का लिमिट है वो कितनी है सर? अच्छा सिकंदर, तो अगर मैं वैसे बात करूं ऑमलास के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो 35 या 40 साल तक है। मैं इसका श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 35 साल तक टॉप कर सकते हो। यंगो के अंदर अगर आप पार्ट लेना चाहते हो तो वो 18 से लेके 35 ईयर्स उनकी एज लिमिट है यंगो के अंदर, पार्ट ऑफ यंगो। उसके बाद आता है हाँ आपका FXP।
FXB जो है वो है 12 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक। 12 से लेकर 25 साल तक की उम्र को देन यू कैन अटेंड FXB's प्रोग्राम। तो ये है वैसे कुछ एज लिमिट्स। आई होप सर कि ये सर सॉरी ये रिक्वेस्ट है आपको, मेरी एज है 40, इस हवाले से आपसे पूछ रहा था। अच्छा सिकंदर, तो फिर मोस्टली जो मैंने नाम दिया था इन्फॉर्मिया का, इन्फॉर्मिया के साथ जो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम स्टाफ कॉलेज है, आप वहां से पढ़कर उसकी सर्टिफिकेशन लेकर आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देगा। मैं वैसे यही कहूँगा कि आप इन्फॉर्मिया से या यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज से पढ़ लो। उसके ऊपर जस्ट अकाउंट बनाना पड़ता है और वो अकाउंट भी बन जाते हैं। थैंक यू सर, ये जो आप लिंक बता रहे हैं ये मुझे मैं यो स्क्रीन पे शो करना। अच्छा मैं शो कर देता हूँ। थैंक यू। गाइस, ये मैंने चैट बॉक्स में लिख दिए यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज और इन्फॉर्मिया। जब आप जाओगे गूगल के ऊपर ये टाइप कर देना और इन्फॉर्मिया और यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का आ जाएगा। बाकी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का लिंक था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो लिंक है उसके ऊपर भी फ्रीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा आप कह लो टेक्निकल बन जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स है, ये 20 मिनट्स आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपको जाके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वो सर्टिफिकेशन जो है वो मिल जाती है। अमूमन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो सर्टिफिकेशन है, वो जो कोर्स है, दैट इज अराउंड 2.5 to 3 आवर्स का वो कोर्स है। फायदेमंद है, कर लो, बेहतर रहेगा। तो यस मिस, आपसे आपने यू हैव रेज्ड योर हैंड, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिसाब से यू हैव रेज्ड योर हैंड, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ यू हैव अ क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Assalamu alaikum, am I audible? यस, यू आर सर्टेनली ऑडिबल। Okay, thank you. Thank you so much for sharing your insightful session. और अच्छा मुझे सर ये पूछना था कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जून जुलाई में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर जो है वो हमारा राइज़ कर जाता है और उसकी वजह से हीट वेव्स जो है वो हमें फेस करनी पड़ती हैं और हम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो है वो हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह को जो है वो बंद कर देते हैं, बिज़नेस वगैरह को थोड़ा सा, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ करती है। सो फिर इसका जो है वो सॉल्यूशन क्या होगा कि हम किस तरह से जो है वो इस सिचुएशन को जो है वो कर सकते हैं टैकल, ताकि जो है वो हमारा टेम्परेचर का इशू भी जो है वो कम हो जाए और साथ में जो है वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो कुछ भी होता है उस टाइम पे हीट स्ट्रोक की वजह से, तो वो भी कम हो जाए। और फिर और ये भी है कि जो है सॉरी फॉर दैट, और ये भी है कि जो अब ऐसा भी नहीं है कि हम जादू की जो है वो छड़ी घुमाएं और जो है वो एकदम से सिचुएशन जो है वो सारी ठीक हो जाए, और इसके लिए जो है वो हमें काफ़ी जो है वो डेकेड्स लगती हैं इसको ठीक करते हुए, तो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं? So thank you so much for questioning me। ये जो दो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, तो जो आपके है ना जादू की झड़ी, उसका सवाल पहले, उसका जवाब पहले दे देते हैं। हमें पता है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दरकार होंगी, बहुत ज़्यादा लोगों की काविशें लगेंगी, बहुत ज़्यादा लोगों की सोच लगेगी, और बहुत ज़्यादा लोगों का एक तरीके से जो लाइफ स्टाइल है या लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से निकले नहीं अभी तक। फ्रेंकली स्पीकिंग, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इट विल टेक एटलीस्ट 20-30 ईयर्स। ये भी मैं कमो बेश कह रहा हूँ, अगर हम लोग अभी से आज से काम करना स्टार्ट करें प्रॉपर वाला। लेकिन ये है कि हम लोग पहुंच जाएंगे टू अ बेटर फ्यूचर,
टुवर्ड्स अ बेटर, एक तरीके से मोर बिलोंगिंग। टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, शायद एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर जब हम बूढ़े हो जाएंगे, राइट नाउ माई एज इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लाइक अगर मेरी जिंदगी रही, आई डोंट नो, लेट्स सपोज 50-60 इयर्स की एज तक पहुंच जाओ एंड अगर हम लोग अभी से काम करना स्टार्ट हो जाए, तो यू कैन से कि बाय 39-40 इयर्स के बाद शायद हमारे पाकिस्तान के अंदर या शायद इस पूरे वर्ल्ड के अंदर we can see a better change, we can see a more helpful community, a resilient community. जो फर्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग हीट वेव्स और जो स्कूल्स वगैरह बंद हो जाते हैं, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, आई एम नॉट श्योर कि बिजनेसेस वगैरह बंद होते हैं, शायद उनकी स्पीड जो है वो रोकथाम थोड़ी सी कम हो जाती है। एक तरीके से ये है कि आपकी जो ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, अगर मैं प्राइवेट बात करूं तो शायद वो कम हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो कम नहीं होती, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि एजुकेशन के अंदर वो जो एक समर वेकेशन आ रही होती है जून के मिड में, जून के एंड में और या जुलाई के स्टार्ट के अंदर, और टीचर्स की फिर जो टाइमिंग होती है वो कम हो जाती है, मेरे ख्याल से 9 to 12 हो चुकी है, या कुछ केसेस के अंदर इट गोज फ्रॉम 8 to 11। इन केस ऑफ बच्चों जो आपके चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स हैं, उनके केस में ये है कि वी कैन शिफ्ट टूवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन। ऑब्वियसली वो एक मंथ की आप कह लो एजुकेशन होती है, क्योंकि उसके बाद तो समर वेकेशन आ जाती है बच्चों की, लेकिन उस एक मंथ के अंदर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड था, कोविड के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 1-1.5 साल तक ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ी है, और उसके बाद भी हम लोग पढ़ रहे थे। उस तरफ हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। अगर हम उस तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहते तो देन आइदर हम लोग उनको जल्दी छुट्टियां दे सकते हैं और फिर जल्दी बुला सकते हैं, लेट्स सपोज कि जून जुलाई के अंदर छुट्टियां दे दें हम लोग, आप लोग, और आप ये कह सकते हैं कि अगस्त 1 या 5 अगस्त तक वो मैक्सिमम वापस आए स्कूल्स के अंदर। ये एक अल्टरनेटिव आपके पास, या फिर ये कि आप एक महीने के लिए उनको ऑनलाइन एजुकेशन कर लें और उसके बाद आप उनको समर वेकेशंस दे दें, देन एट द एंड आफ्टर मेरे ख्याल से 15 अगस्त से दोबारा से स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं और दोबारा से वो अपने जोबन पर होते हैं। फिर एक और आप कह लो सोल्यूशन ये है कि आप काइंडली जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, अपनी टाइमिंग्स कम कर दें। टाइमिंग्स कम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ केसेस में। फिर एक सवाल और होता है, वो ये होता है कि समर वेकेशन की बात अलग थी, विंटर वेकेशन के अंदर स्मोक हो जाती है या फॉग हो जाती है। उस केसेस के अंदर तो मोस्टली मैं कहता हूँ आप कह लीजिए कि बिजनेसेस जो कॉर्पोरेट इदारे होते हैं वो कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं कि इन केस ऑफ खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट्स वगैरह की बात में या फेटल इंजरीज की बात में, उसके अंदर भी ऑनलाइन शिफ्ट हो सकता है। स्मोक वगैरह से बचने के लिए आपकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह पे भी काम हो रहा होता है और अभी भी काम हो रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो कि स्मोक वगैरह के हवाले से बन रही है या उनके ऊपर काम हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक गवर्नमेंट टू टेक एन इनिशिएटिव कि अगर स्मोक की मद में या हीट वेव्स की मद में आपको बंद करने हैं तालीमी इदारे वगैरह, तो आइदर आप ऑनलाइन शिफ्ट करो या इधर आप टाइम डिक्रीज कर दो। ऑनलाइन शिफ्ट करना इस तरीके से है कि मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन शिफ्ट करने की बजाय आप उनको थोड़ा सा काम साइन करो, कुड बी मोर लाइक क्या कहते थे हमारे जमाने में, आई डोंट नो, जो टास्क वगैरह होते हैं, समर टास्क होता था या विंटर टास्क होता था, इट कुड बी सॉर्ट लाइक दैट। आप उनको ये कह दो कि दिस विल बी योर हॉलीडेज टास्क इतने मद में एंड यू हैव टू डू दिस, और वो बच्चा एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ आकर वो सबमिट करवा दे आपको और उसकी बिना पर आप मार्किंग कर लो। सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है, आपको आपके पढ़ाने का तरीके, आपको आपके पढ़ाने के बारे में अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से वो बच्चा आपकी चीज़ों को ग्रैब कर रहा है। आप अपनी असेसमेंट भी कर सकते हो, आप बच्चे की असेसमेंट भी कर सकते हो। उसके साथ ये है कि यू विल ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस या यू विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई द इशू कि अगर वो कल को बच्चा सही तरीके से पिक नहीं कर पा रहा, तो आपका जो वे ऑफ टीचिंग है आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसे शिफ्ट कर सकते हो, आप लोग किसी और तरीके पे जा सकते हो। श्योर मिस बुशरा, नो वरीज, आप लीव कर सकती हैं। अच्छा लगा टू हैव अ डिस्कशन विद, नो वरीज, वी आर जस्ट हैविंग अ
ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बस आपने कुछ इम्पोर्टेंट अभी और डिस्कस तो नहीं करना? बेसिकली ये बंद होने लगा है बिल्कुल, मुझे नोटिफिकेशन आ गया अभी। नो वरीज, नो वरीज। अगर हुआ भी तो आई थिंक सो कि जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको ग्रुप में दोबारा से मैं वापस बताऊंगा। और मैं इन्फॉर्मिया था और यूएनएसएससी का था, मैं इसे दोबारा से ग्रुप में भेजूंगा विद लिंक्स। ओके, नो वरीज, नो अल्लाह वरीज। हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज। तो ये चीज है। इफ यू हैव स्टिल अ क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकती हैं, एंड देन वी कैन आल्सो हैव अ मोर डिबेट ऑन दिस। और अगर भाई आपसे ये कोई कहे कि जो है आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज है, मतलब गर्मी है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, तो अच्छा, हर बंदा ना ये तरीके से तवक्को रखता है हमसे कि हम लोग यही कहेंगे, सोल्यूशन देंगे कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। ऑब्वियसली इट इज अ गुड थिंग, इट विल बी, इट विल कम हैंडी इन फ्यूचर, बट इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। दरख्त लगाना इज अ गुड थिंग, आई वुड हाईली एनकरेज इट। बेसिकली जो ये है, हमें ना हमारा बिहेवियर या एक तरीके से जो हमारा लाइफस्टाइल है हमें उसे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब हमारा बिहेवियर शिफ्ट होगा या जब हमारा लाइफस्टाइल शिफ्ट होगा, ओनली देन वी कैन प्रोग्रेस। हमें हमारे बिहेवियर को चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटलिस्ट का काम तो ये भी है, साथ साथ ये भी है कि जो आपकी टेक्नोलॉजीज आ रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ रही है, आप उस चीज को भी देखो। अब मैं वैसे, ये बहुत सारी ऐसी मजे की टेक्नोलॉजीज हैं कि जो यूएई करता है, जब सऊदी हुकूमत करती है कि जब उनको वो हीट वेव्स वगैरह देख रही होती है, बेसिकली दे क्रिएट आर्टिफिशियल रेन्स। आप करो, आप, मैं आई वुड हाईली इंकरेज के आर्टिफिशियल रेन्स वगैरह जो है वो करना अच्छी बात है, दे कम हैंडी। लेकिन एट द एंड ज्यादा से ज्यादा करना इज जस्ट लाइक नेचर से खिलवाड़। और उसका नतीजा भी आप लोगों ने यही देख लिया था कि जो यूएई के अंदर हैवी फ्लड्स आए थे, वेल दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेन्स। करो, लेकिन इतनी ज्यादा ना करो कि आप उसके एक तरीके से क्या कहते थे वो आपका कंफर्ट बन जाए। आई एम स्टिल फॉरगेटिंग दैट उर्दू वर्ड। तो दिस वाज योर आंसर। आई होप कि आई हैव गिवन अ करेक्ट आंसर, या एक तरीके से जहां तक मुझे पता था मैंने आपको बताया। ओके भाई, थैंक यू सो मच। नो वरीज, थैंक यू सो मच। एक मिनट मेहमद, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा, uh, अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट है कि डेवलप कंट्रीज फंडिंग देती है डेवलपिंग कंट्रीज को, इज देयर एनी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन? यस, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक है जीसीएफ, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि प्रॉपरली फंड्स वगैरह देती है डिफरेंट कंट्रीज को। जीसीएफ ने पाकिस्तान को लास्ट ईयर दिए थे 8 प्रोजेक्ट्स के लिए फंड, और इस साल दिए हैं 7 प्रोजेक्ट्स के लिए फंड। मतलब कि 2 और प्रोजेक्ट्स की एडिशन हो गई थी और वो फंड्स वगैरह देते चली जा रही है। एक जो आपका प्रोजेक्ट है वो सोलर के रिगार्डिंग है, एक प्रोजेक्ट आपका जो कराची के अंदर बसेस चल रही हैं, मैं आई एम स्टिल फॉरगेटिंग दोस बसेस, लेकिन वो जीसीएफ की वेबसाइट पे अवेलेबल है इन द पाकिस्तान की जो वो सर्च हिस्ट्री आती है उसके अंदर। देयर आर टोटल 7 प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर जीसीएफ काम कर रही है। अपार्ट फ्रॉम जीसीएफ देयर इज आल्सो जीईएफ, ग्रीन इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, जो इसके ऊपर काम कर रही है। और यूनाइटेड नेशंस का जो फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फाइनेंस इनिशिएटिव, इस तरीके से FIR की उसके आता है। मुझे उसकी पूरी फॉर्म नहीं आती, मेरे ख्याल से ऐसी है, फाइनेंस इनिशिएटिव, UNEP का इदारा, डेट आल्सो गवर्न्स, डेट आल्सो सर्कुलेट्स द फंडिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आज तक ये नहीं सुना कि UNEP FI ने पाकिस्तान को कुछ खास फंड्स वगैरह दिए हो। शायद कोई हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट प्रपोजल में कमी होती है, और शायद हमारी पोजीशन इस मद में यूनाइटेड नेशंस की गर्ज के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे होते। और सो सॉरी अबाउट दिस। अच्छा, सो जो आपका सेकंड पार्ट है कि
पाकिस्तान को फंडिंग वगैरह मिल रही होती है फ्लड्स के हवाले से, तो ज़रूर ज़ाहिर सी बात है आपको मिले। इसके अंदर जो की रोल्स अदा कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस दोस्त, और आपने मुस्लिम हैंड्स का सुना होगा, आपने इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का सुना होगा, आपने फिर ये जो आपके बाहरी यूएन के इदारे होते हैं दोज आल्सो गिव्स। अभी जो फ्लैश फ्लड्स आए थे पाकिस्तान के 2022 के अंदर, दो आपकी जो बाहरी आप कह लो ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये मुस्लिम हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन होगी, इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, बेसिकली इनकी जो हेड ऑफिस है दोज आर बेस्ड इन यूके, दे आर यूके ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनके हवाले से भी आपको एक तो फंड्स वगैरह आ रहे होते हैं, फिर दूसरी ये है कि आपको गवर्नमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज की होती हैं, वो भी फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। एक तरीके से दोज आर बेसिकली नॉट दैट मच फंड्स, उसे नाम दिया जा रहा होता है ह्यूमैनिटेरियन एड्स का। तो आपको एड्स वगैरह मिल रही होती है अगर आप इस किसी ऐसी प्रॉब्लम से, चाहे वो फ्लड हो, लैंडस्लाइड हो या अर्थक्वेक हो, से जूझते हो। और कुछ केसेस के अंदर इफ नॉट एड्स, हालांकि एड्स भी कुछ केसेस के अंदर गवर्नमेंट अपने पास रखती है और वो इशू नहीं करवाती, और वो पड़े पड़े खराब हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं एग्जांपल नहीं दूंगा इसकी, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बस ये कह सकता हूँ कि आपको एक एड मिली थी और आपने वो एड इस्तेमाल नहीं की थी पाकिस्तान ने, और वो एड जब किसी और कंट्री के ऊपर वो प्रॉब्लम आई थी, आपने वही वाली एड जो उस कंट्री ने आपको दी थी, आपने वही एड उस कंट्री को वापस दे दी थी। सो दिस वाज द थिंग। ये आपको थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद बता देगा कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और कुछ जो फंडिंग होती है वो पॉकेट्स में भी जाती है। आपको वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर आपको कभी भी मुझे एड 100% आपको जाती हुई नहीं नजर आएगी। ये है कि जो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी मिल रही होती है, डायरेक्टली मिल रही होती है, लेकिन ये कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आती है वो डायरेक्टली जा रही होती है। आई होप अहमद आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका हो। डू लेट मी नो। नो वरीज, थैंक यू सो मच गाइस। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली पूछ सकते हो, एंड देन वी विल बी कॉलिंग ऑफ दिस मीटिंग कि 1 मिनट ज्यादा हो चुका है। Yes, Miss Faria, these sessions will be shared. हमारी जो टीम है इन सेशंस को थोड़ा सा एडिट कर रही है, एंड आफ्टर द एडिटिंग प्रोसेस जितने भी सेशंस हैं दे विल बी अपलोडेड, और फिर हम लोग शेयर करेंगे मजीद इन चीज़ों को। तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका हो। इस सेशन के अंदर मुझे मजा आया, ऑल दो SDG 4 की सेशन की तरह मुझे लगा था पहले की तरह। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इफ यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चंस, आप काइंडली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आप जीमेल कर सकते हो, आप लिंक के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और मजीद अगर आप लोगों ने उन ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क मी। अगर मेरे साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, यू कैन आस्क मी। कोई आइडिया रखते हो प्रोजेक्ट प्रपोजल का, यू कैन ऑल्सो आस्क मी। मैं गाइडेंस लेना चाहते हो, गाइडेंस दे दूंगा। काम करना चाहते हो साथ, मोस्ट वेलकम। आई वुड हाईली एनकरेज यू। और एक तरीके से मेरा जस्ट ये काम है कि जिस तरीके से जहाँ पे राइट नाउ पाकिस्तानी यूथ है, हम लोग उसको बाहर की दुनिया के अंदर जो हमारी इमेज बनी हुई है उसको हम लोग अच्छा करें। हमारी एक तरीके से ग्रीन इमेज भी जाए, सोशल इमेज भी जाए, और इकोनॉमिक इमेज भी जाए इन गुड टर्म्स टू अदर्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप कि आप लोगों को आज के सेशन का मजा आया हो। वी हैव गेन्ड अ लॉट। See you tomorrow on SDG 14, और आपका जो SDG 14 का सेशन है that will be given by Miss Aiza Zafar. So see you there. Thank you so much once again. खुदा हाफिज, शब खैर।